नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के काव्य खंड के पाठ संख्या 6 जनतंत्र का जन्म कविता के बारे में जानेंगे, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है और वे ओज एवं वीरता की कविताओं के लिए प्रमुखता से गिने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता का लेखन तब किया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे यहाँ एक नई शासन व्यवस्था लागू होने को थी। हमारी जनता तैयार थी एक नई शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए, उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए। राजतंत्र का खात्मा हुआ था और हमारे यहाँ गणतंत्र स्थापित होने वाला था। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि थे। उत्तर छायावाद के बाद का वो समय है जब कवियों ने छायावाद से इतर एक अलग प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश की थी। छायावाद में 4 कवि माने जाते हैं मुख्य रूप से, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। और उत्तर छायावाद में मैथिली शरण गुप्त, दिनकर इत्यादि कवियों का नाम आता है। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं, ओजस्विता से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं और उनकी कविताओं को पढ़ने से लोगों में ओज और वीरता का भान होता है। लोग अपने में ओजस्विता को महसूस करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि दिनकर जी के बारे में कुछ और बातों को। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव और आसपास में हुई। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा के लिए 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से पढ़ाई की और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में BA ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक के तौर पर भी काम किए। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के पद पर भी उन्होंने काम किया। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर वे आसीन हुए। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही एक समर्थ गद्यकार भी थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं थी, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी काव्य रचनाओं में प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इत्यादि प्रमुख हैं। एवं उनकी गद्य रचनाओं में वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, दिनकर की डायरी, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य के तत्व, काव्य की भूमिका इत्यादि प्रमुख हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार से की तरफ से उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। बच्चों, हम लोगों ने जितनी रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में जाना, उनमें से कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जो हमेशा से ऐतिहासिक महत्व रखते आई हैं और उनके बारे में हमें आगे तक पढ़ते रहना है। आप चाहे हिंदी विषय में जितनी ऊंचे प्रतिभा प्राप्त करें, जितना ऊंचा अध्ययन करें, फिर भी ये शुरू से अंत तक आपके कोर्स में रहेंगी, आपके पाठ्यक्रम में रहेंगी, जिसमें कुछ हैं परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी इत्यादि। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे उर्वशी एक महाकाव्य है
उसे प्रेम एवं श्रृंगार के तौर पर लिखा गया है और उसमें उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम कहानी की चर्चा है। उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित भी किया गया था और परशुराम की प्रतीक्षा जो है उसमें परशुराम के ओज से संबंधित बातों को दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर की डायरी, जिसमें दिनकर जी ने अपने साहित्यिक जगत से लेकर अपने दिनचर्या के विभिन्न पाठों को निबंध के रूप में प्रकाशित किया है। दिनकर की डायरी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के सभी आयामों को जानने और समझने का मौका मिलता है। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था कि उत्तर छायावाद के बाद के दशक को कहा जाता है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त और दिनकर जी का नाम प्रमुखता से आता है। ये वो दौर था जब हमारा देश आज़ादी के लिए प्रयासरत था और उस समय लोग संघर्षशील थे अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। दिनकर जी ने ज़्यादातर ओजस्विता से पूर्ण, विरोध से पूर्ण कविताएं लिखी हैं, राष्ट्र के नियमों के खिलाफ कविताएं लिखी हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 33 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धता सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन, समाज, राजनीति, दर्शन का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत और गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। बच्चों, हम लोगों ने अभी प्रबंध, मुक्तक एवं महाकाव्य के बारे में जाना, काव्य शैलियों को पहचाना। तो प्रबंध काव्य में वैसी कविताएं आती हैं जो बहुत ही लंबी और विस्तृत लिखी गई हैं, ऐतिहासिक स्तर पे लिखी गई हैं, जिनमें बहुत सारे नायक नायिका के तौर पर जिनका लेखनी किया गया है और उसमें नायक नायिका को दिखाते हुए प्रकृति चित्रण, सौंदर्य और प्रेम को भी दर्शाया गया है। तथा मुक्तक ऐसी रचना है जिनमें कवि ने कविता से परिपूर्ण विभिन्न भाव शैलियों से उसे मुक्त रखा है। उसे स्वच्छंद भाषा शैली में लिखा गया है, स्वतंत्र भाषा शैली में लिखा गया है। उसमें केवल प्रकृति के चित्रण एवं अन्य आयामों को कवि ने महत्व दिया है। अब हम इस कविता के बारे में जानेंगे कि इस कविता का लेखनी कवि ने किस समय किया था और इसके क्या आयाम हैं। बच्चों, राष्ट्रकवि दिनकर की प्रस्तुत कविता जनतंत्र का जन्म आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। कविता में दिनकर जी ने सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा को बहुत अच्छे से दर्शाया है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए दिनकर जी ने यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा किया है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होकर शासन करने को है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कविता बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, जैसा कि आपने जाना कि यह जनतंत्र के जय घोष की कविता है, इस कविता का निर्माण कवि ने उस समय किया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश से बाहरी लोग चले गए थे और हमारे यहाँ
एक अपना नियम कानून बनकर तैयार था जो लागू होने की स्थिति में था। हमारे देश की जनता उसे अपनाने के लिए तैयार थी और अपने हिसाब से अपने देश को चलाने एवं उसे विकसित और करने के लिए तैयार थी। तो आइए देखते हैं कि हमारी कविता जनतंत्र का जन्म क्या है। हम लोग उसका वाचन करेंगे, आप लोग भी उसका मौन वाचन हमारे साथ साथ करेंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाछ अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। बच्चों, यह कविता का पाठ हम लोगों ने एक साथ किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ इसका वाचन किया होगा। तब आइए एक एक करके हम इस कविता की व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि इस कविता को आखिर किस अर्थ में कवि ने लिखा है। आइए देखते हैं हम इसका पहला पैराग्राफ। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बच्चों, इसमें इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर जी ने कहा है कि हमारे जो सदियों की गुलामी थी वो अब ख़त्म हो गई है। अब आज़ादी की नई सुबह हो गई है और हमारी जनता एक नई सुबह के नए आगाज़ के लिए तैयार है। वो अपने सरकार को चलाने के लिए तैयार है और हमारे यहाँ अपने नए नियम कानून, नए नियमों, नए कानूनों को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी जनता जो है अब उसको चुनेगी जो यहाँ पे हमारे लोगों के बारे में सोचेगा, हमारे जनता के प्रेम और दया के बारे में सोचेगा, हमारे जनता को प्रेम और सौहार्द के नज़रों से देखेगा। तो उनका कहना है कि हमारी जनता जो है सिंहासन पे बैठने के लिए, आसीन होने के लिए तैयार है। समय के रथ के पहिए की आवाज़ को पहचानो, अर्थात समय की आवाज़ को पहचानो, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। अब वो समय नहीं है जो हमारी जनता पहले गुलामी के दिनों में जिस तरह से रहती थी, अब वो समय नहीं है। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, यहाँ जनतंत्र की नई सुबह हो गई है, इसलिए हमारी जनता आ रही है, उसके लिए रास्ता खाली कर दो।
यह कविता इन पंक्तियों के द्वारा ये बताती है कि हमारे देश में एक नए जनतंत्र का निर्माण हो रहा है, नए जनतंत्र की स्थापना हो रही है और इस जनतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। उसे अलग कर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हटाकर जनतंत्र के नियमों का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि जनतंत्र जनता का ही शासन होता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला पैराग्राफ क्या है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। बच्चों, कवि दिनकर जी कहते हैं कि ये हमारी वही जनता है जो कभी मिट्टी की अबोध मूर्ति के समान मानी जाती थी, जिसे लोग माटी के मूर्त के समान समझते थे और वो हमेशा हर परिस्थिति में हर दुख सुख को चुपचाप सह लेती थी। उसके अंग अंग को चूसा जाता था, खून चूस लिया जाता था, उसे बहुत सारी यातनाएं दी जाती थीं, बहुत सारे कष्ट दिए जाते थे, फिर भी हमारी जनता कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप सारे कष्टों को सहते रहती थी। ये हमारी वही जनता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन से कठिन दर्दों को सहने के बाद भी, कठिन से कठिन स्थितियों में भी उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। अब देखते हैं बच्चों आगे का 4 लाइन क्या है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। कवि अपनी कसम देते हुए कहते हैं कि हमारी बात का यकीन करो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी हमारे समाज की परिस्थिति है, हमारे देश की परिस्थिति है, मैं उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। ये हमारी वही जनता है जो सारे दुखों कष्टों को चुपचाप सहते आई है। ये सही है कि वो सारे दुखों कष्टों को चुपचाप सहते आई है, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जब हमारे कष्टों का अति हो जाता है, जब हमारे अत्याचारों को सहन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब हमारी जनता विद्रोह भी करती है। और जनता के इन कष्टों और जनतंत्र के इस उदय के बारे में, जनता के संबंध में हमारे नेता लोगों का क्या विचार है, ये बातें भी देखने के लायक है। हमारे शोषकों के बारे में, अत्याचारियों के बारे में हमारी जनता के क्या विचार हैं, ये भी देखने लायक है। ये एक गूढ़ प्रश्न है कि हमारी जनता इस बारे में क्या सोचती है और हमारे नेताजी लोग जो अभिशासन व्यवस्था में शामिल होने के लिए तैयार हैं, वो हमारी जनता के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारी जनता को किस तरह से देखते हैं, हमारी जनता के रोज़मर्रा की समस्याओं को वो किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं। आइए आगे हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों 4 खिलौनों में। बच्चों, जनता, कवि कहते हैं कि जनता कोई फूल नहीं है जिसे जब मन चाहे हम अपने दोनों हाथों में सजा लें और जब मन चाहे उतार कर कहीं पे रख दें। हमारी जनता कोई दूधमुही बच्ची भी नहीं है जिसे हम कुछ 3-4 खिलौनों को देकर उसे बहला फुसला दें और अपना काम निकाल लें। हमारी जनता सब कुछ समझती है, बूझती है। उसे कमज़ोर समझना, अबोध समझना और अज्ञानी समझना हमारा सबसे बड़ा भूल है। तो हम अपने जनता को ना दूधमोही बच्ची समझ सकते हैं, ना कोई फूल समझ सकते हैं। ये हमारी जो जनता है सब कुछ समझती है। इसे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे मूर्ख बनाने लगिएगा तब जनता आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी।
इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, इन पंक्तियों के द्वारा, कि हमारी जो जनता है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी महत्ता को समझने की ज़रूरत है, उसे करुणा प्रेम से देखने की ज़रूरत है, उसे प्यार देने की ज़रूरत है, सम्मान देने की ज़रूरत है। हमारी जनता को अगर हम अनदेखा करते हैं तो जनता क्रोधित हो सकती है, भड़क सकती है। आइए बच्चों देखते हैं आगे की पंक्ति हमारी क्या है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब हमारी जनता क्रोधित होती है हमारे व्यवस्थाओं से, हमारे नियमों से, हमारे अत्याचारों से, हमारे शोषणों से, तब पृथ्वी कंपित होने लगती है, महाबवंडर उठते हैं, भूचाल आ जाती है पृथ्वी पे। और जब वो क्रोधित होकर अपनी भौहों को चढ़ा लेती है तो बड़े से बड़े सत्ताधारियों की सत्ता पलटने के लिए वो तैयार हो जाती है। इसलिए कवि नेताओं को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारी जनता को अनदेखा करके यहाँ जनतंत्र स्थापित करना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो क्रोधित हो जाएगी तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, यहाँ बवंडर मच जाएगा, भूचाल आ जाएगा और जनता सत्ता को पलटने के लिए व्याकुल हो जाएगी। इसलिए जनता को क्रोध दिलाना, जनता को अनदेखा करके, उन्हें क्रोधित करके नहीं, यहाँ ज़रूरत है जनता को प्रेम, दया और सहानुभूति के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें खुश रखने का। अर्थात जनता को अनदेखा करके हम जनतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जो है जनतंत्र का एक अहम पार्ट है। आगे देखते हैं बच्चों। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। बच्चों, कवि कहते हैं कि अगर जनता हुंकार कर दे, अर्थात क्रोधित हो जाए, तैयार हो जाए, तो बड़े बड़े महलों की नींव भी उखड़ जाती है, राजमहल भी डोल जाते हैं। और अगर जनता की सांसें उखड़ जाए तो राजाओं के राजमुकुट भी हवा में उड़ सकते हैं। समय में वो ताव कहाँ है, वो सामर्थ्य कहाँ है जो जनता की रास्ता को रोक सके। जनता की राहों को रोकना आसान नहीं है। अगर जनता चाह जाए तो लाखों करोड़ों की संख्या में वो जिधर जाना चाहती है, वो जो करना चाहती है, वो जैसे करना चाहती है, जिसको सत्ता में लाना चाहती है, जिसको सत्ता से पलटना चाहती है, वो कुछ भी कर सकती है। समय उसे रोक नहीं सकता है। इसलिए जनता के रास्ता को रोकना उचित नहीं है। और कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि ये कल्पना करना भी गलत होगा कि हम जनता के रास्ता को रोक सकते हैं, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद बनाना जानती है। आइए हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाछ अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि इन पंक्तियों में निहित शब्दों का निहितार्थ क्या होगा। अब्दों अर्थात साल, वर्ष, शताब्दियों अर्थात 100 साल, सहस्त्राब्द अर्थात हजारों साल। और अंधकार का मतलब अंधेरा तो आप सभी जानते ही हैं। बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं, अर्थात जो बड़ा सा दरवाज़ा था हमारी गुलामी का, हमारे आकाश का, अंबर का अर्थ होता है आकाश, तो हमारे आकाश में जो बड़ा सा दरवाज़ा था अर्थात गवाच था,
वो हो गया गवाच का मतलब बड़ा सा दरवाज़ा या दरीचा। आगे है जनता के स्वप्न अर्थात जनता की इच्छाएं, जनता की लालसाएं। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, अर्थात जो हमेशा विजय हो। चिरते तिमिर का वक्ष, चिरते तिमिर का मतलब होता है अंधेरा को खत्म करते हुए, और वक्ष मतलब छाती। तो अब हम जानते हैं कि इनका अर्थ क्या होगा, इसको हम लोग जानते हैं। कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कि जो हजारों वर्षों से, सालों से हमारे यहाँ गुलामी की जंजीरें थी, जिन गुलामी में हमारे देश की जनता जकड़ी हुई थी, हम भारतीय जकड़े हुए थे, उस गुलामी का दरवाज़ा अब दहक गया है, टूट गया है। क्योंकि यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, क्योंकि ये जनता का स्वप्न है। हमारी जनता ये चाहती है कि हम आज़ाद हों, जो कभी मिटने वाली नहीं है। वर्षों के अंधेरा को चीरते हुए हमारे जनता का हृदय आज खुशी से और अभिमान से फूला जा रहा है। हमारी जनता एक नई सुबह के आगाज़ के लिए तैयार है। हमारी जनता इस चीज़ के लिए तैयार है कि आज वर्षों के बाद हमने जो स्वतंत्रता पाई है, जो आज़ादी पाई है, उसको हम लोग अपने तरीके से जीने की कोशिश करेंगे और अपने देश को विकासशील बनाने की ओर अग्रसर होंगे। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का, अर्थात ये जो हमारा जनतंत्र है वो संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है, सबसे विशाल जनतंत्र है। इतना विशाल जनतंत्र और किसी देश का नहीं है। और उस समय हमारे देश की आज़ादी 33 करोड़ के लगभग थी, इसलिए कहते हैं कि ये किसी एक जनता का नहीं, पूरी जनता की विजय है। हमारी पूरी जनता के अथक प्रयासों और मेहनतों के बल पर ये आज़ादी हमने पाई है। ये जो आज़ादी है वो किसी एक के प्रयास से नहीं मिला है, हजारों लाखों लोगों ने इसके लिए एक साथ सामूहिक रूप में प्रयास किया है। इसलिए आज किसी एक की नहीं और किसी नेता की नहीं, सभी जनता का सिंहासन, सभी जनता का अभिषेक होना चाहिए और 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन का निर्माण होना चाहिए। आज जो राज्याभिषेक होगा वो राजा का नहीं, प्रजा का होना चाहिए और 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट का ताज पहनाना चाहिए। हमारी सभी जनताएं इसकी हकदार हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि कभी भी आप अपने प्रजा को अपने शासन व्यवस्था से अलग नहीं मानिए। जिस समय हमारी प्रजा शासन व्यवस्था से अलग हो जाएगी, उस समय जनतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि जनतंत्र जनता के बिना अधूरा होता है। अगर केवल नेता लोग ही इसमें रह जाएंगे तब फिर राजतंत्र का निर्माण हो जाएगा, वो जनतंत्र नहीं रह जाएगा, जनतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाएगा। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस कविता में ये जाना कि ये कविता हमारी आज़ादी के समय लिखी गई है और दिनकर जी ने इस कविता के द्वारा हमारे आज़ादी के बाद जो एक नई सुबह के आगाज़ के लिए हमारी जनता तैयार है, उनकी खुशियों को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर विस्तृत रूप में लिखा है और ये बताना चाहा है हम लोगों को कि जिस जनतंत्र का निर्माण हमारे देश में हुआ है वो जनता के बिना अधूरा है। जनता को इतर करके, जनता को किनारे करके कभी भी किसी भी देश में जनतंत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है और जो हमारा देश है वो तो सबसे विशाल जनतंत्र का देश है। इसलिए यहाँ जनता सर्वोपरि है, जनता को सबसे ऊपर मानना चाहिए, जनता को सबसे ऊपर मानना होगा, क्योंकि जनता
जब चाहेगी सत्ताधारियों की सत्ता को पलट सकती है। इस प्रकार हमने अभी कविता के कुछ भागों को ही पढ़ा है। बच्चों, कविता के शेष भाग के साथ हम फिर अगली कक्षा में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग कविता का फिर से पाठ कीजिए और उनके शब्दों और शब्दार्थों को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।